ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ अड्डा में। आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान आखिर सियासी आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है, क्यों ये मजबूरी है, और संविधान को लेकर के किसने किसका कितना भरोसा संविधान पे। ब्रेक पे जाने से पहले आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही और कहा कि भाजपा के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो धर्मराज की स्थापना करना चाहती है, और इस पर बोलना चाह रहे थे तुहिन सिन्हा साहब। उनको मैंने उस वक्त रोक दिया था। तुहिन सिन्हा साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे लिए धर्म का तात्पर्य जो है वो मर्यादा से होता है, एक मर्यादित जीवन से होता है। और हमारे लिए धर्म का मतलब है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए हम जीते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए मरते हैं। क्या आशुतोष जी बताएंगे कि कोई विशेष धर्म के बारे में लिखा हुआ है? राष्ट्र धर्म के बारे में लिखा हुआ। और राष्ट्र धर्म ने कहा था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करिए, हमने किया। राष्ट्र धर्म में लिखा है कि यूसीसी इस देश में आना चाहिए, हम लेकर आएंगे। राष्ट्र धर्म में लिखा था कि CAA होना चाहिए, हमने किया। तो देखिए, धर्म जो है, अगर धर्म की परिभाषा, धर्म का तात्पर्य आप देखें, हमेशा से हिंदू समाज में, हिंदू मान्यताओं में उसका तात्पर्य जो है वो मर्यादा से है, वो आपके कर्तव्यों, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आपके कर्तव्यों से है। तो धर्म का मतलब सनातन धर्म नहीं है, धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। आशुतोष जी क्या आप कहना चाह रहे थे? आप उंगली उठा रहे थे। राष्ट्र धर्म, मुझे लगता है कि ये बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर अभी मेरे पास है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का डॉक्यूमेंट, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये मैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और मैं 100% श्योर हूं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के 99% प्रवक्ताओं ने इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा है। मैंने 10 बार पढ़ा है। उसमें लिखा गया है कि इसमें भारत माता है कहां? इसमें तो बंग माता है, इसमें तो बिहार माता है, इसमें तो कलकत्ता माता है, इसमें उड़ीसा माता है, उसमें तेलुगु माता है, इसमें भारत माता कहां है? ये दीनदयाल उपाध्याय के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। देखिए, उनका कहना है कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, भारत को यूनिटरी होना चाहिए। एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट। मतलब आप समझते हो, ये बात गोलवलकर भी अपनी किताब में लिखते हैं। आशुतोष जी एक मिनट, देखिए, तुहिन सिन्हा साहब कुछ बोल रहे हैं। बहुत हद तक ये जो आप बोल रहे हैं कि जो आशंकाएं जताई गई थी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो कश्मीर के विषय में थी कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। और वही चीज मैं बता रहा हूं बार बार आपके शो में कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी त्रुटियों को हमने सुधारा है। आगे भी यूसीसी लाकर, जो आर्टिकल 34 में मैंडेटेड है, आगे भी हम ये सुधार करते रहेंगे, और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी ऐसा करते हैं आशुतोष जी एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट आपको बता रहा हूँ। तुहिन जो कह रहे हैं उनसे आप सहमत नहीं है। एक बार राम कृपाल जी को बोलते हैं, आपको जवाब देंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं है। माफ करिएगा, पहले एक बार इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को पढ़ लें। 4 दिन की व्याख्यान माला 1965 में पुणे में उन्होंने दी, 4 दिन बोला था, और तीसरे दिन उन्होंने सारी बातें कही हैं। ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, और भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाता है सेकुलरिज्म के सवाल पर, फेडरलिज्म के सवाल पे। इसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं, राष्ट्र धर्म का जिक्र है। इसका कहना यह है कि ठीक है आशुतोष जी एक मिनट, क्योंकि बाकी वक्ता भी है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। राम कृपाल सिंह, इस पे तो मामला फंस गया है। तुहिन सिन्हा साहब जो कह रहे हैं उससे आशुतोष जी सहमत नहीं, आशुतोष जी जो कह रहे हैं उससे तुहिन सिन्हा साहब सहमत नहीं। आप ही एम्पायर की भूमिका निभाई। मैं एक बात बता दूं, आशुतोष जी जो कह रहे हैं वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन सन 47 में, सन 52 में, उस समय जब देश आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किन्हीं बहुत सारी चीजों पर वो असहमत हुआ करते थे। लेकिन मैं जो आज कह रहा हूं कि उसके बाद से अगर आप देखिए, जनसंघ बीजेपी बना, ये बीजेपी तो खैर बाद में, सबसे पहले जनता पार्टी बना हो, और जब जनता पार्टी बना तब भी यह सवाल उठाया गया था संघ को लेकर के, दोहरी संस्था का मामला था, और संघ को कहा गया, तब जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही थी कि अगर संघ राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि संघ को, और देखिए उसी सावरकर को इंदिरा गांधी ने बाकायदा वो चिट्ठी लिखी और उनको महान, मतलब भारत का एक सपूत बताया। बहुत सारी चीजें हुई हैं, और ये ना जानिए, उसके बाद जब बीजेपी दोहरी संस्था पर जनता पार्टी सरकार गिर गई, तब आपको याद होगा विजय राजे सिंधिया जी एक अलग लाइन ले रही थी, और वाजपेयी जी, ये लोग जो थे वो गांधीवादी समाजवाद की बात कर रहे थे। याद कीजिए, तब से मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारी अतीत में
अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसा मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी ने, आप ये देखिए, अगर 400 सीटें नहीं होती तो क्या साहबानों का मामला पलटते, लेकिन वही इतनी बड़ी गलती रही कि पूरे जो सांप्रदायिकता यहाँ पर बहुत स्थानीय लेवल पर थी वो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चली गई। और उसके चेन रिएक्शन देखिए, आप बाद में आप ताला खुलवाते हैं हिंदुओं को ठीक करने के लिए, और शिलान्यास करवाया, बूटा सिंह और एनडी तिवारी को भेजा कि जाके मंदिर का ताला खोलो और शिलान्यास करो। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी पार्टियों ने वोट के हिसाब से बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब समाज आगे बढ़ चुका है। अब 47 और हम लोग को भी समय है आगे बढ़ने का, अब इतिहास को रखने का बहुत वक्त नहीं रहा। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता हैं चरण सिंह सापरा साहब, ये तो देखा अपने इतिहास पे किस तरह से वाद विवाद होता है, लेकिन रामकृपाल जी ने बड़ा अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया कि इतिहास में बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, अब समय है आगे बढ़ने का। तो मैं आपसे सवाल आगे बढ़ने के लिए बारे में पूछूं कि संविधान को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैंने जिक्र पहले के सवाल में किया भी था, जो अभी भी लागू नहीं हुई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, इसके अलावा भी जुडिशियल एक्टिविज्म, कई बार विधायी काम नहीं ठीक से होता है तो न्यायपालिका ज़्यादा बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता है, कई बार आपके क्षेत्र में चला आता है। तो ये सब मुद्दे क्यों नहीं हम लोग उस पर बातचीत करते हैं, उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं, इस पर क्यों नहीं कोई आइडिया लेकर के हम लोग जाएं सरकार से मांग करें कि इसको आप लागू करिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रामकृपाल जी की बातों में मैं कुछ हद तक मैं उसमें सहमत हूं, लेकिन संविधान की आड़ में अगर नफरत की दुकान फैलाने का काम सत्ताधारी पक्ष करेगा तो निश्चित रूप से वो हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि नफरत की दुकान किस तरह से फैल रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। नए मुद्दों की चर्चा करना किसकी जवाबदारी है भाई? ये तो सत्ताधारी पार्टी की जवाबदारी है ना। तो पार्लियामेंट तो सत्ताधारी पार्टी रोक रही है। पिछले हमने 15 दिन में देखा है कि दोनों हाउस के अंदर किस तरह से सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि भाई हाउस चले, और कोई ना कोई मुद्दों को ला करके हल्ला गुल करके वो सदन को चलने नहीं दे रहे थे। ये तो संविधान पर डिबेट जो कमिट करी हुई है वो आ गई तो ये सदन चल रहा है, नहीं तो इसी तरह से ये सारे सदन को गोल कर जाते थे। सत्ताधारी पार्टी ये तो सिन्हा साहब, ये बड़ा इस गंभीर आरोप लग रहा है पिछले इस पूरे सेशन में, इस पूरे 1 मिनट सपरा साहब, तो सिन्हा साहब ये बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि सदन चलने देते ही नहीं है सत्ताधारी पार्टी, तो हम क्या बहस करें? देखिए, सदन बिल्कुल हम चलाना चाहते हैं। आपको यही सत्र है, बल्कि इससे पहले वाले सत्र में भी 12 साढ़े 12 बजे रात तक पहली बार आपने देखा होगा कि सदन बैठती थी, विवेचना होती थी, डिस्कशन होता था और उसके बाद बिल पारित होते थे। लेकिन हाँ, इस बार जो है पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि विदेशी ताकतों से प्रेरणा पाकर ये लोग जो है हर सेशन, हर सत्र के शुरू होने के पहले कुछ ऐसी बातें लाते हैं जिनसे भारत की राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। आपने सवाल पूछा, उत्तर सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी में ये कौन बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। पिछले सप्ताह कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया पार्ट नाम की एक एजेंसी ने, मीडिया पार्ट नाम की एक वेबसाइट ने, जो फ्रांस की वेबसाइट है, राहुल गांधी के ऊपर सीधा आरोप था। राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब देते हैं? सीधा आरोप था कि राहुल गांधी सोरोस और ओसीसीआरपी जो है देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब हिंडनबर्ग, जो कि एक शॉर्ट सेलिंग गिरोह है, जो वो एक रिपोर्ट लेकर आती है जिसमें दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र है ही नहीं प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराते हैं। यहां सीधा राहुल गांधी पर आरोप था, वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी पात्रता है उनके अंदर कि वो जवाबदेही कोई है उनके अंदर? तो देखिए, इन लोगों को अपना आचरण बदलना पड़ेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को, अगर भारतीय, अब मेरी बारी है, सुन लीजिए अभी, सुन लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है अपना कहीं बाहर से प्रेरित है, तो भाई सत्ता आपकी है, सारी एजेंसियां आपकी है। अगर आपको हमारे अंदर कोई गड़बड़ झाला नजर आता है, आप कार्रवाई करिए ना हमारे पे, आप सोरोस पे कार्रवाई करिए ना। आप अडानी को बचाना चाहते हैं, जो अडानी आपका फाइनेंसर है, आपकी एजेंसियां सब क्या कर रही हैं? अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो तहकीकात करिए, लगाइए एजेंसियां हमारे ऊपर
क्या सरकार इतनी नपुंसक हो गई है क्या कि सरकार हमारे ऊपर खाली शाब्दिक वार करेगी, हमारे ऊपर एजेंसियों का वार नहीं होगा? अरे एजेंसियों का वार तो आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, बस सापरा साहब चूंकि समय खत्म हो रहा है, हमारे पास कुछ और वक्त है, उनको समय दे दूं, फिर आपके पास एजेंसी वापरनी चाहिए ना। समय थोड़ा सा खत्म है। रवि रंजन, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने इस पूरे चर्चा के दौरान जो भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाया अलग बात है, लेकिन उन्होंने 11 संकल्प वहां पे दोहराए कि इस संविधान के 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग को इसको फॉलो करना चाहिए। आप संविधान विशेषज्ञ होने के नाते, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते, आपको क्या लगता है ये 75वीं वर्षगांठ में संविधान के लिए 11 संकल्प काफी हैं, या फिर आपको लगता है कुछ मिसिंग है जिस पर फोकस नहीं किया जा रहा है? लक्ष्मण जी, इसमें मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो हमारा बहस हो रहा है अभी आपके चैनल पे या बाकी जगह, कई बार पार्टियां समझ नहीं पाती है कि ये उनके मैनिफेस्टो का बहस नहीं है। ये बहस संविधान के कंटेंट और संविधान बनाने वालों के इंटेंट के ऊपर है। संविधान, जब भी हम बात करते हैं संविधान के प्रावधानों की, तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: इंटेंट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो इसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने अपने संविधान में जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट किया, पहला। दूसरा, जब संविधान बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान सही नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने वाले लोग सही नहीं हो। तो यहाँ जो एक नया आइडिया आ रहा है, न पक्ष इस बात पे बात कर रहा है, न विपक्ष बात पे कर रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो क्राइसिस है, एक संवैधानिक नैतिकता की जो क्राइसिस है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर ये 2 दिन बहस करके ये तय कर लिए होते, और ये बिल्कुल जो अभी हमारा रूलिंग सिस्टम है, इसमें जो मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की अलग अलग दायरे हैं, और उन दायरों में रह के ही संविधान संबद्ध काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा बात है। तीसरा जो मैं बताऊंगा कि तमाम जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हो गई है, यानी कार्यपालिका का बहुत ज्यादा दखल हो गया है, और जो हमारी विधायिका है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। जैसे आप ये सारी चीजें हैं जहां पे हम लोगों को फिर से सोचना पड़ेगा। रवि, समय चूंकि हमारे पास काफी कम है, समय खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी बातें यहाँ पे रखने के लिए। काफी अच्छा रहा आप लोगों से बातचीत करके डिबेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान पे जो चर्चा है वो आगे सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ आवाज़ अड्डा में दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।